नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर सैदी। बहुत स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ पाकिस्तान से वसीम अल्ताफ जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका वसीम जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया। वो काबू करना और मौलवियों को लगाम डालना और वो अनासिर जो नफरत फैलाते हैं और तफरका पैदा करते हैं, उन पे हाथ डालना जरा मुश्किल है। तो इसलिए इन सब मैं खुद शिया हूँ और हमारे बहुत सारे जानने वाले आसपास के लोग हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। मेरी एक मामी लगती हैं, उनके उनकी बड़ी बहन की शादी पाकिस्तान में हुई है। अपनी फूफी, उनकी फूफी पाकिस्तान में थी। वो अपनी शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी हुई थी, तो उनकी बहन के 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियाँ और उनके 2 बेटे। दोनों के दोनों बेटे उनके मुहर्रम के दौरान उनका ऐसे कत्ल हुआ है सड़क पर। वो मजलिस से आते हुए, मुहर्रम से आते हुए, और वो आज वो उनका दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। तो ये तो मैं खुद जानती हूँ। और ऐसे ही एक और केस है, मेरी मम्मी की फ्रेंड है। उनके कज़िन जो पाकिस्तान में है, उनकी खाला पाकिस्तान में है, तो उनके कज़िन वापस आ रहे थे। 32-33 साल उनकी उम्र थी, आज से 5-6 साल पुरानी बात है। ऐसे ही वो रात में मजलिस आ रहे थे, उनकी वाइफ अपने मायके गई हुई थी। उनकी मम्मी को लगा कि शायद वो अपनी बीवी के पास ससुराल चला गया है, और घर वालों को लगा, उनको लगा बीवी को कि अपने घर पे है। उनको पता ही नहीं चला, ऐसे ही बाइक सवार आया और उनको मार के चले गए। ये मेरे अपने जानने वालों के आसपास जो लोग हैं उनकी खबरें, और ऐसे अनगिनत मामले होते हैं जो मुहर्रम के दौरान और उससे पहले भी सिर्फ शिया समुदाय नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, हर किसी के खिलाफ नफरत खुले तौर पे होती है, कॉन्स्टिट्यूशनली होती है। नफरत के खिलाफ चाहे हिंदू बच्चे हों, सिख हों, हर किसी के खिलाफ नफरत खुले तौर पर वहां पे एग्जिबिट की जाती है। उसको कंट्रोल करने में पाकिस्तान में कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। उसके खिलाफ क्यों कदम नहीं उठाया जाता? इनफैक्ट आसिम मुनीर इसको डिजिटल आतंकवाद बोल चुके हैं। जो आतंकवाद खुद फैलाते हैं उसका क्या? देखिए, बात ये है कि अगर आप तारीख में पीछे जाएं तो जो पाकिस्तान जब वजूद में आया, तो उस वक्त आपको पता है कि हिंदू दुश्मनी जो थी उसको बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया गया और बाकायदा तौर पे कहा गया कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। और फिर बहुत ज़्यादा जो मजहबी तबका था उसने मुनाफरत फैलाई और उसके नतीजे में दंगे हुए, जिसमें कि एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख अफराद जो हैं दोनों तरफ से उनकी हलाकतें हुई। 1 करोड़ लोग बेघर हुए, बल्कि शायद 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए। तो ये तो बाकायदा तौर पे नफरत फैलाई गई। अब जब आप नफरत का जिन बोतल में से बाहर निकाल लेते हैं तो फिर आपके कहने पे वापस नहीं जाता वो फिर वो अफरीत जो है वो मौजूद रहता है किसी ना किसी शक्ल में। और वो आपने जो हिंदू के खिलाफ नफरत फैलाई, वो नफरत अब चारों तरफ फैल चुकी है और उसका निशाना पूरी कौम है। और ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की कोई सुनता नहीं है, उनकी कोई आवाज़ नहीं होती, उनका कोई क्लाउट नहीं है। वो महदूद हैं, वो 3% से भी कम रह गए हैं इस वक़्त। यानी कहाँ 23% हुआ करते थे जब पार्टीशन नहीं हुई थी, तो अब तो 3% रह गए हैं। गरीब लोग हैं जनरली, कोई उनके पास कोई उस तरह से ताकत नहीं है जो दूसरे तबकों के पास है, मुलाओं के पास है, जिनको बाकायदा तौर पे स्टेट लेवल पे पैट्रनाइज किया गया। तो वो अब बहुत ताकतवर हो चुके हैं वो। उनके पास असलहा है, उनको इस्तेमाल किया गया अफ़गान वॉर के दौरान। तो अब बात ये उनको उनको और बहुत से जगहों पे इस्तेमाल किया गया। तो अब ये सारे लोग जो हैं, ये एक बहुत फ़ॉर्मिडेबल फ़ोर्स बन चुके हैं। इनको अब वापस बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आसान तरीन पे अब इस रियासत को थ्रेटन कर रहा है, जो हमारे मुल्क में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक पैदा कर चुका है। तो ये बहुत एक एक संजीदा और बहुत एक पेचीदा मसला है, जिसके लिए कुछ ना कुछ हुकूमत को करना चाहिए। जी अंबर। एब्सोल्युटली। और जो आपने बात कही वसीम साहब के हिंदू नफरत से जो पाकिस्तान की शुरुआत हुई, जो बुनियाद पड़ी, ये नफरत रुकी नहीं।
पहले तो आप कहते हैं कि हिंदू के साथ नहीं रह सकते, लेकिन आप क्रिश्चियंस जिनको अहले किताब बोलते हैं, मुसलमान, उनके साथ भी कोई ज्यादती करने में कहीं पे कोई कसर नहीं है। फिर मुसलमान, और इनफैक्ट जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, शिया हो, अहमदिया हो, सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए जाती है। तो ये नफरत तो रुक नहीं रही है, तो फैलती ही जा रही है। तो आप ये जो कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे क्योंकि हिंदू हमारे साथ इनजस्टिस करते थे, आप तो इनजस्टिस की आपने पराकाष्ठा, और आप दुनिया में ऐसा आपने नजीर पेश की है कि इस तरह की नफरत तो कोई कर ही नहीं सकता जिस तरह की नफरत पाकिस्तान में एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर होती है। और 5 दिन 6 दिन सड़क पे उतर आते हैं और कहते हैं कि काफिर काफिर शिया काफिर, और जो काफिर है वो तो बेचारे हैं ही काफिर, लेकिन मुसलमान भी काफिर है। भारत को कहते हैं पाकिस्तान वाले के मोदी के भारत में नफरत बिकती है। आप तो नफरत पालते परोसते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी आपसे कि 5-6 दिन अगर आप नेट बंद भी कर देंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर देंगे हैं, उनके मुताबिक अपने आप को आप अडेप्ट करें, आप अपने आप में तब्दीली लाएं, आप ये तो नहीं कर रहे। आप तो वही मॉडल इख्तियार कर रहे हैं जो चाइना का है, जो नॉर्थ कोरिया का है। देखें, वो जो मुल्क है ना, चाइना में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल रियलाइज नहीं कर रहे कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका अंजाम क्या होगा। एग्जैक्टली exactly, वसीम साहब, आपने विजन की बात की और ये सवाल मैं आपके पास लेकर आने वाली थी कि आप मीडिया की बात करें, मेरी स्ट्रीम वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है। आप इंडिपेंडेंट मीडिया की, सोशल मीडिया पे जो लोग जर्नलिस्ट हैं और जो यूट्यूबर्स हैं जो फ्री और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है। आप सोशल मीडिया की जो आम लोग हैं उनकी ओपिनियन एक्सप्रेस करने की बात करें तो उनके खिलाफ भी इसी तरह के कदम उठाए जाते हैं। कोई अपना कोई प्लेटफॉर्म बनाने की कोई भी विजन, कोई भी ओवरऑल पाकिस्तान में कोई वो विजनरी लीडरशिप या कोई विजन लगा नहीं कि पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए ऐसा होना चाहिए। हमारी एक इंडिपेंडेंट ऐसा है जैसे रेडी पटरी पे कोई दुकान लगा के बैठा हुआ है, कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, कोई डेवलपमेंट का आगे बढ़ाने का कोई भी ऐसा प्लान है ही नहीं, बिजनेस प्लान। बस आपने एक टेम्परेरी फंड लगा के आप बस रोज की आप कमाई कर रहे हैं ताकि खर्चा चल जाए किसी तरह से, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। तो ऐसे ही है, पिछले 76 साल से ऐसे ही है कि आज ये अमेरिका से पैसे पकड़ लें, चीन से पकड़ लें, कोई यूरोपियन यूनियन से कुछ ले लें, कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लें, वर्ल्ड बैंक से ले लें, आईएमएफ से ले लें, और बस ये दिन गुजार लें, कल देख लेंगे फिर क्या करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसी मॉडल के ऊपर जो है वो पूरा मुल्क इतने अरसे से चल रहा है। किसी ने सोचा ही नहीं कि यार कल को क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके अगले दिन क्या होगा। हमने कोई डायरेक्शन इख्तियार करनी है, किसी डायरेक्शन में जाना है, कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी तश्कील देनी है, उसको फॉलो करना है, एक पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबलाइज करना है। कुछ भी नहीं किया गया। यानी ना इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, सोशल लेवल पे चीजें डीस्टेबलाइज हो रही हैं, महंगाई का एक तूफान आ चुका है यहाँ पे, दुनिया से हम कट ऑफ हो चुके हैं। हमारा जो वजीर आजम है उसको गजा के मुसलमानों की फिक्र है, उसको कश्मीर जो इंडियन साइड का है उसके मुसलमानों की फिक्र है, उसे बर्मा के मुसलमानों की फिक्र है, उसे अपने लोगों की फिक्र नहीं है कि यार अपने लोग जो हैं वो किस हाल में है। इतना तबाहकुन बजट एक प्रेजेंट किया गया है कि उसने तो लोगों की चीखें निकाल दी कि यार हम हमारे लिए तो जिंदा रहना अफोर्डेबल नहीं रहा। अब जो हालात हो चुके हैं इस वक्त, हैवी टैक्सेशन की गई है, जो मरायात याफ्ता तबके हैं उनको उनको उस तरह से नहीं छेड़ा गया। उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अपनी जगह हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो है और जो लोअर मिडिल क्लास है उसका तो कबाड़ा कर दिया गया। और फिक्र जी, आपको पड़ी है गजा के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की, यार वो आपसे आपसे बेहतर ही हैं। उन वो एब्सोल्युटली। ढूंढेंगे वो, क्योंकि वो उनका कोई विजन होगा और है, आपका नहीं है। आप मुल्क को बिल्कुल। दवाई के खाने पे ले आए हैं।
नहीं आती, ये कभी एक ब्लॉक में जाके छलांग मारते हैं, फिर वहां से निकलते हैं, फिर दूसरे में जाके छलांग मारते हैं, फिर तीसरे में आ जाते हैं, फिर कभी ये दरमियान में शटल करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो वो उससे वो फिर कभी चाइना भी कंफ्यूज हो जाता है, फिर अमेरिका भी कंफ्यूज हो जाता है, फिर सऊदी अरब भी कंफ्यूज हो जाता है, ईरान भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये जो पिंग पोंग का गेम ये जो खेल रहे हैं, ये क्या है, ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कभी ये इसहाक डार बात करते हैं जी कि इंडिया के साथ हम ट्रेड शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, 4 दिन के बाद फॉरेन ऑफिस कहता है नहीं जी हमारा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो यार पहले आप आपस में जरा तय तो कर लेना कि आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी क्या, आपने किस फॉरेन पॉलिसी को लेके आगे चलना है, पहले वो तय कर लें आप। जी। तो वो ये भी तय नहीं हो सका। जी अंबर। जी, तो बिल्कुल चाहे बात डोमेस्टिक पॉलिसी की जाए या फॉरेन पॉलिसी की, कहीं पे भी कोई क्लैरिटी, कोई विजन और कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, और जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में चाहे डोमेस्टिक लेवल पे देखें, वहाँ पे भी क्राइसिस है, और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की जाए तो कोई भी देश पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहे, कोई भी पॉलिसी, कोई विजन, कोई स्टेप सरकार की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आपने बहुत अहम पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए। नमस्कार। जी, थैंक यू वेरी मच।